નિરંતર ચાલતી નિર્ણાત્મક રૂપી સામાજિક દર્પણ બની અભિવ્યક્તિની આઝાદી ઉજવતું સમન્વય સમાવેશી નવરચનાનું દર્પણ લેખમાળા। ये भी उनके पसंदीदा शेरों में से इसमें नकल है किताब में। इसके बाद दाग टैग शेर में उन्होंने नकल किया है और उनके पसंदीदा शेरों में से है कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। तो जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे, इस तरह का दिल भगत सिंह ने परवरदिगार से मांगा था और उन्हें मिला भी। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर चमन लाल साहब से कि भगत सिंह और उर्दू का आपसी रिश्ता क्या था और किस तरह से उर्दू ज़बान उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार भी बनी और एक बहुत बड़ी ढाल भी बनी और उन्होंने उर्दू ज़बान को किस तरह से अपनी जो इनकलाबी कह सकते हैं कि तकरीरें थीं, जो इनकलाबी कारनामा था, जो इनकलाबी नारे थे, उसमें इन्होंने उर्दू को अपनाया और उसको सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया। तो मैं गुजारिश करता हूं प्रोफेसर चमन लाल साहब से कि वो भगत सिंह और उर्दू के मौजू पर अपनी गुफ्तगू करें। प्रोफेसर चमन लाल साहब। हमारे उर्दू फ़ारसी शोबे के चेयरपर्सन जनाब अली अब्बास साहब, मैडम जरीना और हमारे हम तलबा, मैं चूँकि उर्दू का कोर्स भी कर रहा हूँ तो इसलिए इसी फैकल्टी का डीन रहने के बाद मैं इसी फैकल्टी का सर्टिफिकेट का तालिब भी, तो इसलिए मैंने एक तरीके से आज के प्रोग्राम के लिए एक तरीके से खुद मैंने अपने को इम्तिहान में भी डाला। मैंने इस सेंस में कि उर्दू तो सीख रहे हैं और भगत सिंह मेरा बहुत पुराना एक तरीके से कि शौक़ का मौजू है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो मेरी किताबों के उर्दू तर्जमे हुए हैं। मैंने 2 किताबें ये भगत सिंह के सियासी दस्तावेज़ ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने 2010 में छापी थी, अभी इसके कई एडिशन निकल चुके हैं। तो इसमें भगत सिंह के कम से कम 50 के करीब चुने हुए सियासी दस्तावेज़ शामिल हैं। ये 3 ज़बानों में छपी किताब, हिंदी में, पंजाबी में और उर्दू में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिकेशन डिवीज़न ने 2007 में जब भगत सिंह की यौम पैदाइश की सदी मनाई जा रही थी, सैकड़ा जन्म शताब्दी, तो उस वक्त उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे लिए लिखिए किताब। तो मैंने कहा कि मैं उनकी जीवनी के बारे में तो नहीं, लेकिन मैं ज़्यादातर उनके दस्तावेज़ात पे काम करता हूँ, इसलिए आपको उनके दस्तावेज़ ही मैं कलेक्ट करके दूँगा। तो उस वक्त शहीद भगत सिंह के दस्तावेज़, शहीद भगत सिंह दस्तावेज़ों के आईने में ये किताब पहले हिंदी में छपी 2007 में, जिसको दिल्ली में जब रिलीज़ किया तो उस समय मिनिस्टर थे प्रिय रंजन दास मुंशी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और स्टेज पे उसमें मौजूद सिंह थे भगत सिंह के 2 भतीजे किरणजीत सिंह संधू, जो उनके छोटे भाई कुलतार सिंह के बेटे हैं, सहारनपुर में अभी भी हैं, रहते हैं वो, और दूसरे कुलवीर सिंह के बेटे थे छोटे भाई के अभय सिंह संधू। उनकी कोविड के दौरान वफ़ात हो गई है, बहुत अफसोस की बात है। और कुलदीप नैयर साहब मौजूद थे और मालविंदर जीत सिंह वड़ैच मौजूद थे। तो मालविंदर जीत सिंह वड़ैच साहब ने उस समय भगत सिंह की जो जीवनी थी, जो ज़िंदगी थी, उसके बारे में उन्होंने किताब लिखी थी। तो हम दोनों की किताबें एक साथ जब रिलीज़ हुई थी, तो जब मैंने अपनी बात वहाँ पे कही तो हमने कहा मिनिस्टर से, ख़ास तौर पे मिनिस्टर बंगाली थे, तो हमने कहा कि हमारी इस किताब का तर्जमा होना चाहिए कम से कम 2 ज़ुबानों में, ख़ास तौर पे एक उर्दू में, क्योंकि उर्दू ज़ुबान में मैं इसलिए चाहता था
कि जितनी पाकिस्तान को भगत सिंह की ज़रूरत है वो हमसे भी ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो एक तरीके से कहना चाहिए कि जिहादी एक धार्मिक कट्टरवाद जो है उसके नीचे पिस रहा है। तो हमने कहा भगत सिंह अगर पाकिस्तान में जाएंगे, पढ़ा जाएगा उनको, तो उनकी सोसाइटी में, उनके समाज में कुछ डेमोक्रेटिक असर होगा, कुछ उनका जो है नज़रिया थोड़ा खुला होगा। तो इसलिए उसका उर्दू में और बंगला में, एक तो आप बंगला के हैं, दूसरी बात यह है कि बंगला में उनके इनकलाबी दोस्त इतने ज़्यादा थे, बटुकेश्वर दत्त से लेके जतिन दास से लेके जो शहीद हुए, कि बंगला में भी भगत सिंह का तर्जुमा होना चाहिए। हालांकि तर्जुमा सब ज़ुबानों में होना चाहिए। तो खैर बंगला में तो तर्जुमा नहीं हुआ। 2007 में जो किताब छपी हिंदी में, तो उसका 2014 में ये तर्जुमा होके आया। और इसके बाद प्रोफेसर बिपिन चंद्रा नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने भी हिंदी में हमसे किताब तैयार करवाई भगत सिंह के। मैंने खुद ही सजेस्ट किया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज। तो हमने उनसे भी कहा कि इसको दूसरी ज़ुबानों में तर्जुमा होना चाहिए, तो उन्होंने उसके तर्जुमे 2 ज़ुबानों में करवाए, एक उर्दू में ये भगत सिंह के सियासी दस्तावेज़, और दूसरा पंजाबी में भगत सिंह के सियासी दस्तावेज़। वहाँ मैंने राजनीतिक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, हिंदी में राजनीतिक इस्तेमाल किया। तो अभी जब मैंने उर्दू सीखने की मैं बहुत अरसे से कोशिश करता रहा हूँ। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर था हिंदी का। उस वक्त कुर्तुल-ऐन हैदर का नावल कारे जहाँ दराज है, जो तब तक हिंदी में शाया नहीं हुआ था, तो मैंने उसको मूल उर्दू में पढ़ा, लेकिन उसको पढ़ने हुए 700-800 पेज का नावल है, और अब तो हिंदी में भी तर्जुमा हो गया है। तो उसको पढ़ने में मुझे 6 महीने लग गए कम से कम। इतनी मुश्किल से 1 घंटे में 3 या 4 पन्ने में पढ़ पाता था। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी कुछ ऐसी रही कि कुछ टीचिंग और कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ राइटिंग, उसके चलते पूरा उर्दू पे जो है कहना चाहिए कि ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता था। तो इस साल जब हमने सोचा कि चलो अब तो उर्दू पे, और आपको मैं आपको बताता हूँ कि मकसद क्या थे। उर्दू में भगत सिंह पर इतनी शानदार किताबें हैं और इतना ज़रूरी मटेरियल है। एक किताब है भगत सिंह और दत्त की अमर कहानी। ये किताब 1965 में छपी थी, जो सिर्फ उर्दू में छपी थी। वो ज़माना आप ये सोच लीजिए कि जिस वक्त भगत सिंह अपना सरगर्म थे सियासत में, सामाजिक ज़िंदगी में, उस वक्त उर्दू ही कहना चाहिए कि एक सेंट्रल किस्म की ज़ुबान थी, पूरे आज़ादी की जद्दोजहद की थी। और मैं ये चाह रहा था कि ख़ास तौर पे जब हम उर्दू में बात करते हैं या उर्दू में कुछ करते हैं, कि उस माहौल को थोड़ा सा दोबारा ज़िंदा करना चाहिए। मैंने भगत सिंह को अगर जानना है तो थोड़ा उस उर्दू नुमा माहौल को भी जानना चाहिए। और वो किताब लिखी थी चमन लाल आज़ाद ने। चमन लाल आज़ाद खुद नौजवान भारत सभा के थे, इनकलाबी थे, HSRA के थे। और उस वक्त उस किताब का जो दिबाचा वगैरह है, या दिबाचा तो नहीं कहना चाहिए उसको, मुखबंद कहना चाहिए, कहना चाहिए, चंद पेश लफ्ज़ कहना चाहिए, गुलजारी लाल नंदा उस वक्त एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा था। उस किताब का मैंने हिंदी में तर्जमा भी करवा दिया पब्लिकेशन डिवीज़न से। लेकिन वो जो हमारे दोस्त थे, जो एडिटर थे हिंदी के, वो रिटायर हो गए और वो किताब अभी छप नहीं पा रही। तो हमने कहा कि एक तो मुझे वो किताब पढ़नी ज़रूर है, मैंने अगर चाहे उसके लिए मुझे उर्दू ही ठीक से सीखना चाहिए ताकि मैं उस किताब को पढ़ सकूँ। दूसरा, मैं आपको ये भी बताऊं कि थोड़ा बहुत जितना मैं उर्दू सीख पाया हूँ या जितना सीख रहा हूँ कोशिश करके, तो और किस हद तक उसमें कमियां हैं। तो इस वजह से भी मैं ये चाह रहा था कि उर्दू, अच्छा दूसरी बात ये कि हिंदी में या पंजाबी में या अंग्रेज़ी में, तो मैं दुनिया भर में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, दुनिया के भी बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका से लेके कनाडा से लेके ट्रिनिडाड से लेके मॉरिशस से लेके,
पाकिस्तान में मिला के 250-300 लेक्चर सब या तो हिंदी में है या पंजाबी में है या अंग्रेज़ी में है। उर्दू में किसी तंजीम ने आज तक हमसे ये कहा ही नहीं कि आप हमारे यहाँ उर्दू में आके लेक्चर दीजिए भगत सिंह पर। एक बार मैं खुद कोशिश करता हूँ अपनी ज़ुबान को, मैंने हिंदी का प्रोफेसर रहा हूँ मैं सारी उम्र, लेकिन और उससे पहले भी स्कूल में हिंदी का टीचर रहा हूँ। प्रभाकर मैंने टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से ऑनर्स इन हिंदी, उसी नाम से कई बार मुझे चमनलाल प्रभाकर नाम से भी लोग जानते थे। लेकिन मैं खुद ही सोचता था कि मैं जो हिंदी अपनी लिखता हूँ वो हिंदुस्तानी जैसी हिंदी होनी चाहिए। मैंने आज़ादी की जद्दोजहद की भाषा जो है वो हिंदुस्तानी थी, और वो हिंदुस्तानी भाषा जो ज़ुबान जो थी हिंदुस्तानी, वो महात्मा गांधी की ज़ुबान भी थी, वो जवाहरलाल नेहरू की ज़ुबान भी थी। और हिंदी के हमारे जो सबसे बड़े अफसाना निगार माने जाते हैं, इंसिडेंटली वही उर्दू के भी सबसे बड़े अफसाना निगार माने जाते हैं, यानी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की ज़ुबान भी हिंदुस्तानी थी। हमारे बहुत सारे ऐसे जो कहने चाहिए कि अफसाना निगार हैं जो हिंदी और उर्दू में दोनों में बराबर का दर्जा रखते हैं अपनी अफसाना निगारी में। उपेंद्र नाथ आशिक हैं, उपेंद्र नाथ आशिक उर्दू में। आपको बताऊं कि प्रेमचंद का गोदान जो है या दूसरे उनके नावल जो हैं वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में भी लगे हुए हैं, क्योंकि उर्दू ज़ुबान का जो अदब है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बटा हुआ तो नहीं है ना। तो अदब है तो चाहे वो आदमी हिंदुस्तान में था या चाहे वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो 1947 में बने, उससे पहले तो क्या था मेरे, तो इसलिए पहले तो सारा हिंदुस्तान ही था। बल्कि कहना चाहिए कि उर्दू ज़ुबान किस मुल्क की भाषा है, तो उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान मुल्क की भाषा है, पाकिस्तान की भाषा नहीं है उर्दू ज़ुबान। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है उर्दू, लेकिन उर्दू की पैदाइश तो हिंदुस्तान में हुई। जब आपके उर्दू ज़ुबान के उस्ताद मौजूद हैं, ये आपको बता भी सकते हैं कि कैसे और कब उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान में पैदा हुई। तो उनके लिए तो एक उनकी मादरी ज़ुबान नहीं है। मैंने मादरी ज़ुबान पाकिस्तान जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी ज़ुबानें, मैंने दुनिया भर में 7,000 ज़ुबानें हैं, उसमें से मान लीजिए हिंदुस्तान में 100 के करीब ज़ुबानें हैं, और उसमें से 22 तो एक तरीके से सरकारी तरीके से मानी गई ज़ुबानें हैं। और उसमें मैंने जब ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें आपको शायद ये मालूम नहीं है, अभी 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाते हैं लोग हिंदी दिन के रूप में, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं है कि मैं खुद हिंदी अफसर रहा हूँ एक ज़माने में, कि जो हिंदी है वो एक वोट से जीती थी। हिंदी और हिंदुस्तानी में झगड़ा था। महात्मा गांधी, नेहरू सब हिंदुस्तानी को चाहते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसी ज़ुबान जो सबकी मिली जुली हो, तो उसमें सारी दूसरी ज़ुबानों के लफ्ज़ भी शामिल हो सके। मैंने हिंदुस्तानी एक ऐसी ज़ुबान हो सकती थी जिसमें तमाम ज़ुबानों के लफ्ज़ जो है शामिल हो सकते थे। उसमें पंजाबी के लफ्ज़ भी, मराठी के लफ्ज़ भी, गुजराती के लफ्ज़ भी। लेकिन ये बात सही है कि दक्षिण भारत वालों को, साउथ इंडिया वालों को, उनको थोड़ा दिक्कत थी, क्योंकि वो थोड़ा संस्कृताइज वगैरह में ज़्यादा है। तो लेकिन पूरे तौर पे देखा जाए तो एक हिंदुस्तानी ऐसी ज़ुबान थी जिसको होना चाहिए था। एक सबसे बड़ा नुकसान जो बंटवारे के वक्त हुआ और हमारे हुक्कामों ने किया, मैंने खुद प्रकाश सिंह बादल FC कॉलेज लाहौर से पढ़े हुए हैं, खुद वहाँ पे उर्दू सब, ये लोग सब उर्दू ज़ुबान सब जानते हैं। स्कूलों की ज़ुबान मैंने भगत सिंह क्यों उर्दू में लिखते थे, क्योंकि भगत सिंह जो है उनकी तालीम जो है, उनकी तालीम उर्दू हुई है, क्योंकि उर्दू तालीम की मरकज़ी भाषा थी, ज़ुबान थी। स्कूलों में जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो प्राइमरी स्कूल चक नंबर 105 फैसलाबाद या लाहौर में जहाँ पे भगत सिंह ने अपनी प्राइमरी की तालीम हासिल की, वह तो उर्दू ज़ुबान की तालीम थी। पंजाबी तो उन्होंने गुरुद्वारों में सीखी, पंजाबी उनको नहीं आती थी। उनकी जो पंजाबी है, उनके जो कहना चाहिए कि स्पेलिंग्स हैं, उनमें तो गलतियाँ देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल में पंजाबी ज़ुबान थी नहीं। और फिर उसके बाद से जब उन्होंने 5वीं के बाद 8वीं तक जो है या 9वीं तक DAV स्कूल लाहौर से अपनी तालीम हासिल की है। उनके दादा जो है अर्जुन सिंह, वो सिख भी थे और आर्य समाजी भी थे। एकमात्र ऐसा पंजाब का एक कहना चाहिए परिवार है जो एक ही वक्त में
कन्फ्लिक्टिंग रिलीजन्स को ताल्लुक़ रखते थे। मैंने आर्या समाज में और सिखों में अमृतसर में झगड़े होते थे, दंगे होते थे, लेकिन अर्जुन सिंह एक वाहिद शख्स थे जो एक ही वक्त में आर्य समाजी भी थे और एक ही वक्त में सिख भी थे। मैंने उनके घर में हवन भी होता था। और दूसरा ये है कि वो, मैंने मजाक में किसी ने मुझसे कहा कि तुम भगत सिंह की उर्दू की बात करते हो तो उसके यज्ञोपवीत की भी बात कर दो। तो ये सच है कि यज्ञोपवीत की रस्म जो है वो भगत सिंह और उनके बड़े भाई जगत सिंह की हुई थी परिवार में। लेकिन मैंने उनको बताया कि भगत सिंह की माँ ने, विद्यावती ने, ये शर्त रख दी थी कि आप धागा बांध दे सकते हैं उसको यज्ञोपवीत का, लेकिन केश नहीं काटे जाएंगे। तो भगत सिंह और जगत सिंह के केश नहीं काटे गए थे। तो दादा की इच्छा के मुताबिक को उसका जो यज्ञोपवीत सर्वाधिकार तो कर दिया था। तो कहना ये चाहिए कि एक ऐसी चीज़ है, एक बड़ा जिसको कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स मसला है। ज़ुबान का मसला जो है वो काफ़ी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। एक तो ये समझना चाहिए अच्छी तरीके से कि हर ज़ुबान अपने आप में एक खूबसूरत ज़ुबान है। हर आदमी को अपनी मादरी ज़ुबान से इश्क होना चाहिए। मेरी माँ बोली पंजाबी है। अगर मेरी माँ बोली पंजाबी है, भगत सिंह की जो लेख है उसका पंजाबी ज़ुबान और उसके रस्मुल ख़त की प्रॉब्लम, पंजाबी भाषा और लिपि की समस्या, तो लिखा उन्होंने हिंदी में। और उन्होंने लेकिन पंजाबी अपनी मातृभाषा के इतने गुण गाए हैं उस लेख में, लेकिन उसी वक्त में वो उसके लिए पंजाबी के लिए वकालत करते हैं रस्मुल ख़त के लिए देवनागरी की, जो साइंटिफिक तौर पे गलत है। हम भगत सिंह को देवता नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं जो भगत सिंह को भी देवता बनाने पे तुले हुए हैं। भगत सिंह खुद अपने को देवता नहीं मानते थे और ना चाहते थे कि उनको कोई देवता बनाए। ये तो अंधभक्ति का दौर पिछले 10 साल से चल रहा है, तो उस पूरे दौर में पूरे हिंदुस्तान को अंधा करके रख दिया है और उसमें अकल की खिड़की बंद कर दी है। तो उस अकल की खिड़की को खोलने के लिए सिर्फ भगत सिंह ही एक जो है वो सबसे बड़ी रोशन मीनार है, उससे आपकी अकल की थोड़ी खिड़की खुलती है। तो उसमें क्योंकि उनकी उम्र उस समय क्या थी, ये वो लेख उन्होंने एक कंपटीशन में लिखा। उस कंपटीशन में उस लेख पे उनको के रूप में ये देखिए ये किताब, ये जो हमारी पब्लिकेशन डिवीज़न से छपी हुई किताब है शहीद भगत सिंह दस्तावेज़ों के आईने में, तो इसमें ये भगत सिंह का कार्ड छापा हुआ है। तो ये कार्ड जो है उनके दादा के नाम खत, तो दादा के नाम खत जो है, तो अपने दादा को, अपने पिता को वो सारे खत तो उर्दू में लिखते थे। एक जो लिखने की ज़ुबान थी वो उर्दू थी। उनकी चाचियों को पंजाबी नहीं आती थी। चाची हुकुम कौर थी उनकी, वो उनके चाचा स्वर्ण सिंह की विधवा थी। तो स्वर्ण सिंह भी 23 साल की उम्र में ही शहीद हो गए थे जंग आज़ादी में। तपेदिक की बीमारी हो गई थी उनको जेल में रहते हुए। तो हुकुम कौर को क्योंकि कोई भी ज़ुबान नहीं आती थी, थोड़ा बहुत गुरमुखी क्योंकि सीख लेते हैं गुरुद्वारों में या उस तरीके से, तो उसके लिए अपनी चाची के लिए तो जो तीसरा खत उनका मिलता है तो वो चाची को लिखा हुआ मिलता है प्यारी चाची जी। लेकिन प्यारी की अगर आप स्पेलिंग देखेंगे पा को सिहारी लगी हुई है, तो और ये डाला हुआ है। तो ये उनको उनके जो रस्मुल ख़त या गुरमुखी जो थी वो सही नहीं थी, लेकिन फिर भी तो उन्होंने, लेकिन क्योंकि उनके दादा आर्य समाजी थे, उनकी हिंदी इतनी शानदार थी, कहना चाहिए कि इतनी मुश्किल थी। उनके जो 2 लेख हैं, एक युवक जो 1924 में छपा है और एक विश्व प्रेम, एक उसका बड़ा अच्छा उर्दू तर्जमा इसमें हुआ है। तो उसमें वो लेख इतने मुश्किल है कि हिंदी के प्रोफेसरों को भी वो अपना डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी संस्कृताइज्ड हिंदी है। तो मैंने, और अंग्रेज़ी का जहाँ तक सवाल है, मैंने उर्दू तो उन्होंने स्कूल से सीख ली, पंजाबी गुरुद्वारे से सीख ली, हिंदी मैंने बहुत सारे मल्टी फैक्टर से सीख ली। अब अंग्रेज़ी का सवाल आ गया। अंग्रेज़ी कैसे सीखी? मैंने सिर्फ DAV स्कूल से उन्होंने 9वीं जमात पास की थी। अब 9वीं जमात के बाद वहाँ पे अंग्रेज़ी जो इदारे थे तालीम के, उसका बायकॉट किया हुआ था आज़ादी के संग्राम ने। तो उन दिनों नेशनल कॉलेज खुला था लाहौर में। तो नेशनल कॉलेज कहाँ खुला था? ये पंजाब कांग्रेस का जो है हेडक्वार्टर है, मैंने देखा है वो ब्रेडले हॉल है लाहौर में। तो उस ब्रेडले हॉल में वो नेशनल कॉलेज खुला
तो नेशनल कॉलेज लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था और उसके प्रिंसिपल पहले आचार्य जुगल किशोर थे, फिर बाद में प्रिंसिपल छबील दास हुए। तो अब उसमें जाहिर है कि उस वक्त FA और BA चलती थी। आप नई पीढ़ी नहीं जानती इन सब चीज़ों को। 3 ईयर डिग्री कोर्स या +2 के बाद वो जानती है। एक ज़माने में प्री यूनिवर्सिटी के बाद 3 ईयर डिग्री कोर्स जानते थे लोग, लेकिन हमारे ज़माने के, मैं भी उस ज़माने का हूँ जिसमें FA और BA चलती थी। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स FA 10वीं के बाद 2 जमात करके। मैट्रिक का इम्तिहान हमेशा यूनिवर्सिटी लिया करते थे। मेरा मैट्रिक का इम्तिहान पंजाब यूनिवर्सिटी का है। और प्रीतिलता वाडेदार, जिसके बारे में कल मैंने लेख लिखा पंजाबी ट्रिब्यून में परसों, तो प्रीतिलता वाडेदार का मैट्रिक का सर्टिफिकेट कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। वो स्कूल बोर्ड वगैरह नहीं होते थे पहले ज़माने में। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स FA 10वीं के बाद 2 जमात करके। मैट्रिक का इम्तिहान हमेशा यूनिवर्सिटी लिया करते थे। मेरा मैट्रिक का इम्तिहान पंजाब यूनिवर्सिटी का है। और प्रीतिलता वाडेदार, जिसके बारे में कल मैंने लेख लिखा पंजाबी ट्रिब्यून में परसों, तो प्रीतिलता वाडेदार का मैट्रिक का सर्टिफिकेट कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। वो स्कूल बोर्ड वगैरह नहीं होते थे पहले ज़माने में। मैट्रिक तक जो है वो सारी तालीम वो यूनिवर्सिटियों से ही शुरू होती थी। और FA और FSc, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, और उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स BA एंड बैचलर ऑफ साइंस BSc। तो 4 साल का ये होता था। 10 + 4 होता था। अब 12 + 3 है। तो एक ज़माने में 11 + 3 था, 11 + 4 था। खैर, तो अब वो कैसे दाखिल हों? तो उन्होंने स्पेशल प्रोविज़न की कि आपको हम 2-3 महीना देते हैं, अगर आप हमारा टेस्ट पास कर लोगे तो हम आपको FA में दाखिला सीधे दे देंगे। मैंने 10वीं की शर्त हटा के। तो भगत सिंह ने तैयारी की खूब अच्छी तरीके से, महीना 2 महीने जितना हुआ, और उन्होंने टेस्ट पास कर लिया। तो इसलिए उनको सीधा, ये भी दुनिया का एक वाहिद केस होगा। ये आप भगत सिंह के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानते नहीं, दुनिया के लोग जानते नहीं, कि जैसे ये परिवार वाहिद है, मैंने एक तरफ सिख और एक तरफ आर्य समाज। दूसरा, भगत सिंह भी वाहिद है जो 9वीं के बाद सीधे FA में गए। कोई आपको उदाहरण शायद ही मिले जो सीधा 9वीं जमात पास करने के बाद FA में दाखिल हो जाए, सीधा कॉलेज में दाखिल हो जाए। तो खैर, कॉलेज में उन्होंने FA तक किया ज़रूर, लेकिन वो FA की डिग्री का कहीं रिकॉर्ड नहीं है। तो वो, लेकिन वो उनके साथियों से और उनके कॉलेज से ये हमें मालूम है कि उन्होंने FA पास कर लिया था और BA फर्स्ट ईयर में थे जब वो इनकलाबी तहरीक में शामिल हो गए। और वो इनकलाबी तहरीक में शामिल होने का भी एक पूरा एक आपको बताएं कि ये आज़ादी की तहरीक बहुत बड़े तौर पे इनकलाबी तहरीक और मास तहरीक, माने लोगों की तहरीक, बहुत बड़े जनता की तहरीक, वो पैरेलल चलती थी। माने एक ही तरफ ज़्यादातर इनकलाबी, चाहे वो चिटागांग रेवोल्यूशनरी हो, चाहे वो भगत सिंह के इनकलाबी तहरीक के लोग हों, ज़्यादातर इनकलाबी कांग्रेस की लहर से आए। भगत सिंह का पूरा परिवार कांग्रेस का था। उनके फादर किशन सिंह तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे बाकायदे, और उनके चाचा अजीत सिंह भी मेंबर थे। और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, तो उनके चाचा अजीत सिंह को एक तरीके से कहना चाहिए ताज पहनाया था। पंजाब का जो किसानी आंदोलन था, जो ज़राई आंदोलन था, उस 1907 में जो हुआ था, उसमें जो उनकी भूमिका थी, जो उनका रोल था अपना लाला लाजपत राय के साथ सरदार अजीत सिंह का, तो उसकी वजह से उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने उनको एक कांग्रेस के सेशन में ताज पहनाया कि आप तो ताज के हकदार हो, कि ऐसे हिंदुस्तान की जनता को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो वो ऐसा दौर था जिसमें, तो जब ये अपना भगत सिंह भी कांग्रेस के उसमें शामिल होते रहे। इसका एक सबूत तो ये है कि ये एक ही बेलगावी कांग्रेस का सेशन हुआ था। बेलगांव कहते थे पहले उसको, आजकल बेलगावी कहते हैं, कर्नाटका में है। तो एकमात्र सेशन है कांग्रेस पार्टी का जो महात्मा गांधी ने चेयर किया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का कोई सेशन कभी चेयर नहीं किया। महात्मा गांधी कांग्रेस के बेताज के बादशाह थे। बिना महात्मा गांधी की उंगली के कांग्रेस में कुछ होता नहीं था, और कांग्रेस के कतई अहदेदार नहीं थे। मैंने ये अजीब हैं चीज़ें, आपको ये जाननी चाहिए कि बिना कांग्रेस के अहदेदार हुए कांग्रेस में पत्ता तक नहीं हिलता था। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट गांधी जी के खिलाफ बन गए, उनके कैंडिडेट को हरा के बन गए, तो गांधी जी ने उसको चलने नहीं दिया।
वो 38 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, दूसरी बार फिर हो गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में, लेकिन उनकी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनने ही नहीं दी। गांधी जी के लोगों ने उनको बनने ही नहीं दिया। आखिर तौर पे उनको फॉरवर्ड ब्लॉक अलग बनाना पड़ा, मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, उनके बाद से अपनी हिंदुस्तान आज़ाद हिंद फौज बनानी पड़ी। वो सारी लड़ाई एक अलग कहानी। लेकिन मैंने उसमें भगत सिंह की उम्र तो उसमें थोड़ी ही थी, मैंने 24 में गया तो 17 साल की उम्र रही होगी। तो क्योंकि उनके चाचा और पिता जाते थे कांग्रेस के सेशन में, तो अपने चाचा पिता के साथ जाते थे, तो वो गए। लेकिन जो नेशनल कॉलेज भी है वो भी कांग्रेस के हेडक्वार्टर में ही था। तो नौजवान भारत सभा के जलसे भी वहाँ होते थे। नौजवान भारत सभा के जो पंजाब स्टूडेंट यूनियन जो बनाई भगत सिंह ने, पंजाब स्टूडेंट यूनियन बनाई, लाहौर स्टूडेंट यूनियन बनाई, वो सारे जलसे होते थे नेशनल कॉलेज या ब्रैडले हॉल में। ब्रैडले हॉल बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैंने अब बड़ी खस्ता हाल में है लाहौर की, अब तो हेरिटेज बिल्डिंग बनानी। उनकी जो इनकलाबी सोच थी उससे डरते थे, क्योंकि वो इनकलाबी सोच ये थी कि हम अंग्रेज़ों को भी ख़त्म करेंगे और हिंदुस्तान के जो पूंजीपति हैं, जो सरमाएदार हैं, जागीरदार हैं, उनको भी ख़त्म करेंगे। अब हिंदुस्तान के मज़दूर और किसानों के हाथ में ताकत देंगे। हमारा इनकलाब हिंदुस्तान के मज़दूरों और किसानों के लिए होगा, ना कि सरमाएदारों के लिए और जागीरदारों के लिए। तो ये चीज़ें हैं। और इस बात का अब देखिए, मैं आपको, मेरे पास बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आपको एक और दिलचस्प चीज़ बताऊं। ये एक किताब आप देखिए, इस किताब का नाम है सरफरोश सरदार भगत सिंह। ये लिखी किस आदमी ने है? ये प्रोफेसर वकार पीरोज़, खुद भगत सिंह के गांव की, माने लायलपुर गवर्नमेंट कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर, ये रिटायर हो गए। और इन्होंने सरदार भगत सिंह को अपना लायलपुर का बेटा मान के, लायलपुर के कॉलेज में या वहाँ के शैक्षणिक अदारों में, तालीमी अदारों में लायलपुर हिस्ट्री क्लब बना हुआ है। लायलपुर हिस्ट्री क्लब से वो भगत सिंह का जो यौम पैदाइश की जगह है, चक नंबर 105, उसमें 28 सितंबर को बड़ा मेला लगेगा। वो जाएंगे लोग, लायलपुर के लोग वहाँ जाके मेला लगाएंगे। अब जिस घर में भगत सिंह की पैदाइश हुई थी, अब वो घर तो पाकिस्तान के किसी आदमी को अलाट हो गया था, लेकिन जिस कमरे में भगत सिंह पैदा किए हुए थे, उस कमरे, 2 कमरों को उन्होंने आज़ादी का म्यूज़ियम बना दिया, जंगे आज़ादी का म्यूज़ियम बना दिया। आप BBC की आप देखिए, इतनी, एक शाहिद सिद्दीकी वहाँ के प्रेसिडेंट रहे, दूसरी बार फिर हो गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में, लेकिन उनकी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनने ही नहीं दी। गांधी जी के लोगों ने उनको बनने ही नहीं दिया। आखिर तौर पे उनको फॉरवर्ड ब्लॉक अलग बनाना पड़ा, मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, उनके बाद से अपनी हिंदुस्तान आज़ाद हिंद फौज बनानी पड़ी। वो सारी लड़ाई एक अलग कहानी। लेकिन मैंने उसमें, भगत सिंह की उम्र तो उसमें थोड़ी ही थी, मैंने 24 में गया तो 17 साल की उम्र रही होगी। तो क्योंकि उनके चाचा और पिता जाते थे कांग्रेस के सेशन में, तो अपने चाचा पिता के साथ जाते थे, तो वो गए। लेकिन जो नेशनल कॉलेज भी है वो भी कांग्रेस के हेडक्वार्टर में ही था। तो नौजवान भारत सभा के जलसे भी वहाँ होते थे। नौजवान भारत सभा के जो पंजाब स्टूडेंट यूनियन जो बनाई भगत सिंह ने, पंजाब स्टूडेंट यूनियन बनाई, लाहौर स्टूडेंट यूनियन बनाई, वो सारे जलसे होते थे नेशनल कॉलेज या ब्रैडले हॉल में। ब्रैडले हॉल बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैंने अब बड़ी खस्ता हाल में है लाहौर की, अब तो हेरिटेज बिल्डिंग बनानी। उनकी जो इनकलाबी सोच थी उससे डरते थे, क्योंकि वो इनकलाबी सोच ये थी कि हम अंग्रेज़ों को भी ख़त्म करेंगे और हिंदुस्तान के जो पूंजीपति हैं, जो सरमाएदार हैं, जागीरदार हैं, उनको भी ख़त्म करेंगे। अब हिंदुस्तान के मज़दूर और किसानों के हाथ में ताकत देंगे। हमारा इनकलाब हिंदुस्तान के मज़दूरों और किसानों के लिए होगा, ना कि सरमाएदारों के लिए और जागीरदारों के लिए। तो ये चीज़ें हैं। और इस बात का अब देखिए, मैं आपको, मेरे पास बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आपको एक और दिलचस्प चीज़ बताऊं। ये एक किताब आप देखिए, इस किताब का नाम है सरफरोश सरदार भगत सिंह। ये लिखी किस आदमी ने है? ये प्रोफेसर वकार पीरोज़, खुद भगत सिंह के गांव की, माने लायलपुर गवर्नमेंट कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर, ये रिटायर हो गए। और इन्होंने सरदार भगत सिंह को अपना लायलपुर का बेटा मान के, लायलपुर के कॉलेज में या वहाँ के शैक्षणिक अदारों में, तालीमी अदारों में लायलपुर हिस्ट्री क्लब बना हुआ है। लायलपुर हिस्ट्री क्लब से वो भगत सिंह का जो यौम पैदाइश की जगह है, चक नंबर 105, उसमें 28 सितंबर को बड़ा मेला लगेगा। वो जाएंगे लोग, लायलपुर के लोग वहाँ जाके मेला लगाएंगे।
अब जिस घर में भगत सिंह की पैदाइश हुई थी, अब वो घर तो पाकिस्तान के किसी आदमी को अलाट हो गया था, लेकिन जिस कमरे में भगत सिंह पैदा किए हुए थे, उस कमरे 2 कमरों को उन्होंने आज़ादी का म्यूज़ियम बना दिया, जंगे आज़ादी का म्यूज़ियम बना दिया। आप BBC की आप देखिए, इतनी एक शाहिद सिद्दीकी वहाँ के वाइस चांसलर है पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बहुत शानदार वीडियोस भगत सिंह के घर की बना रखी है। BBC ने उनके घर की बहुत शानदार वीडियो बना रखी है। तो कैसे वो 2 कमरे जहाँ पे भगत सिंह पैदा हुए थे, तो उसमें सारे तमाम जो तस्वीरें हैं इनकलाबियों की, देशभक्तों की, वो सब लगी हुई। वो कोई तफरकात नहीं किया हुआ कि खाली पाकिस्तान के लोगों की लगी। तो उसमें जो देशभक्त यादगार हाल में जैसी तस्वीरें लगी हैं, वही तस्वीरें वहाँ से उनको मिल गई, वहाँ से कुछ और लोगों ने दी, कहीं से ला के दी, तो वो सारी तस्वीरें वहाँ पे लगी हुई। भगत सिंह का वहाँ पे परिवार का इतना अमीर ख़ानदान था कि 6 एकड़ का आमों का बाग था इनका, चक नंबर 105 में। मैं जब गया था पाकिस्तान उनके गांव में, उस वक्त 2007 में गया था मैं, तब मैंने पूछा था, उनके घर को भी देखा मैंने। उनका घर इतना बड़ा था कि अब वो 5 भाइयों में बटा है। तो एक भाई ने जिसके पास था हिस्सा, अभी तक वो चूल्हा कायम है, जिस चूल्हे पे रोटी बनती थी, जिसमें वो पेड़ के नीचे वो चूल्हा बना हुआ है, वो अभी तक कायम है। वो आप BBC वाली वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा। तो लेकिन इससे पहले किसी को ये मालूम नहीं था कि उनका इतना बड़ा। तो मैंने पूछा कि उसकी क्या कीमत होगी, तो 2007 में जो मुझे लोगों ने बताया कि उसकी कीमत 1 करोड़ रुपया उस वक्त, मैंने 2007 में। अब आज की तारीख में आप 17 साल बाद देखिए तो कम से कम 2 करोड़ का तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतना अमीर ख़ानदान था। इतने अमीर ख़ानदान के होते हुए उनके दादा तो जेल नहीं गए, लेकिन उनके चाचा पिता, दोनों चाचा, वो तो सारी उम्र देशबद्र रहे। अजीत सिंह को पूरे 38 साल तक जो है वो देशबद्र रहे। वो गदर पार्टी के लोगों से भी अर्जेंटीना में वगैरह, ब्राज़ील वगैरह में मिलते रहे। नेताजी सुभाष की आज़ाद फौज के भी वो रेडियो करते रहे वहाँ से। लेकिन वो मार्च 47 में पंडित नेहरू के बुलाने पर ही वापस हिंदुस्तान आए थे, और ठीक 15 अगस्त की रात को पंडित नेहरू का ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण सुन के सुबह 3:30 बजे सरदार अजीत सिंह की डेथ हुई है डलहौजी में। तो मैंने ये ख़ानदान ऐसा था। तो खुद भगत सिंह, मैंने वो अभी शिव वर्मा की बात बता के गए थे एक हमारे तालिब, तो उसमें वो घर से पैसा नहीं लेते थे। मान लीजिए घर से उनका झगड़ा वगड़ा किसी बात पे हो जाता है, घरों में आम ही बात है। तो फिल्म देखना है कि वो बहुत शौकीन थे। तो उनका दोस्त था जयदेव गुप्त, तो उसके पास जाते थे कि चल मुझे फिल्म दिखा, और फिल्में खूब अच्छी देखते थे। मैंने 3 मस्केटियर्स, अलेक्जेंडर ड्यूमा के नावल की, या फिर चार्ली चैपलिन वगैरह की फिल्में, तो इस तरह की फिल्में देखते थे। वो घटिया फिल्में नहीं देखते थे। तो वो, लेकिन न वो सब उनकी अपनी ज़िंदगी इतनी सख्त, जैसे अभी अरिंदर जी बता के गए थे, वो जेल में जिस तरीके से उन्होंने काटी है ज़िंदगी, तो वो मैंने बहुत सख्त ज़िंदगी उनकी जी जाती। वक़ार अहमद पीरोज़ ने, मैंने पाकिस्तान के अंदर कितना भगत सिंह, जिहादियों में नहीं, हमारे यहाँ भी जितने भी धार्मिक कट्टरवादी हों, चाहे वो हिंदू हों या सिख हों या मुसलमान हों, कोई भी, वो सब भगत सिंह को पसंद नहीं करते। वो सब के सब भगत सिंह से नफरत करते हैं। और लंदन में तो कुछ कट्टरवादियों ने भगत सिंह गद्दार कह के और उसके फ़ोटो भी फाड़े थे लंदन में, ये हाल के दिनों में। और बहुत तरह के लोग हैं जो लाहौर में भी 23 मार्च को बहुत सारे लोग सिविल सोसाइटी के जुड़ते हैं, भगत सिंह के प्रशंसक, औरतें मर्द सब। और वो 23 मार्च को भगत सिंह का वो यौम शहादत दिन मनाते हैं। उसका नाम भगत सिंह चौक रखते हैं हाथ से लिखकर। वहाँ पे जिहादी आते हैं, इस्लामिक जिहादी, मुस्लिम मुल्ला जिहादी, वो आके उनको पीटते हैं। तो वो जो हैं मुल्ला जिहादी भी उनके खिलाफ हैं, खालिस्तानी भी उनके खिलाफ हैं, हिंदुत्ववादी भी उनके खिलाफ हैं। सिर्फ जो लिबरल लोग हैं, या समाजवादी विचारों के लोग हैं, या मजदूर किसानों के हक के लोग हैं, वही भगत सिंह को सही मायनों में पसंद करते हैं, सही मायनों में उनके विचारों के तौर पे उनको अपनाते हैं।